Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start chapter number 2, English Grammar and Composition for first year and second year. Chapter number 2 says that we have to deal with the punctuation. We have to deal with the punctuation. Punctuation is something that might change the meanings of the sentences. For example, if I say that you are requested to work 24-hour shifts. You are requested to work 24-hour shifts, right? अब यही सेम सेंटेंस जो है, इफ आई चेंज दिस दैट 20 और 4 के दरमियान मैंने हाइफन लगाया, अगर यही मैं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग की, मैं ठीक कर रहा हूँ इसको। अगर इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ 20 और 4 आवर्स, यानी कि 24 आवर शिफ्ट्स। पहले सेंटेंस में क्या था? यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क 24 आवर शिफ्ट, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप 24 आवर शिफ्ट्स में काम करें। लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने 4 आवर की 20 शिफ्ट्स में काम करना है, यानी कि 20 शिफ्ट्स लगानी है। सिर्फ एक हाइफन को चेंज करने से ये सेंटेंस के मीनिंग में चेंज आया है। समझ रहे हैं जी बात को? तो पंक्चुएशन जो है दैट इज़ वेरी मच पावरफुल। पंक्चुएशन को आपने बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। इन द सेम वे इफ़ आई से दैट a woman without her man is nothing. A woman without her man is nothing. तो यहाँ पर अब इसका मतलब है कि खातून जो है वो अपने मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर इसी में यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ a woman, और यहाँ पे मैं विदाउट हर कोमा लगा देता हूँ, मैन इज नथिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी पावर ऑफ पंक्चुएशन? अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यानी कि इंटायरली अपोजिट मीनिंग हो गया, चेंज हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक हाइफन को शिफ्ट किया था तो मीनिंग चेंज हो गया था। बात को समझ रहे हैं जी? तो ये जो है दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पंक्चुएशन। आई थिंक कि आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ पंक्चुएशन जो है वो समझ आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। हमारी ये जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, जिसका ये चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2। ये बुक कहती है कि वी हैव टू डील विद फुल स्टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 1। अच्छा, ये फुल स्टॉप होता है या फिर हम इसको पीरियड भी कहते हैं? ठीक हो गया जी। नंबर 2 इट सेज दैट वी हैव टू डील विद द comma. Number 3 it says that we have to deal with the exclamation mark. Exclamation mark.
Number 4, it says that we have to deal with the question mark. We have to deal with the question mark. Number 5, it says that we have to deal with the semicolon. Number 6, it says we have to deal with the colon. Number 7 will deal with the apostrophe. And number 8, quotation marks. Number 8, quotation मार्क. ये 8 पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं जी. इसमें कितने पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं? 8 पंक्चुएशन मार्क. नंबर 1 पे फुल स्टॉप है. अच्छा, फुल स्टॉप जो है दैट इज़ वेरी सिंपली, मैं आपको बड़ा आसान यहाँ पे इसका ओवरव्यू दूंगा. एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फुल स्टॉप की बात कर रहे हैं. टू क्लोज अ sentence, number 1. For example, if I say that they are traveling to Lahore, at the end full stop. All that glitters is not gold, at the end full stop. ठीक है जी. Number 2, in American English when we write abbreviations, जैसे after abbreviations लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश में है. जो अब मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें डॉट का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है. ठीक है जी. तो उसमें आप मतलब बग़ैर डॉट के ही लिख सकते हैं, जैसे मिस्टर है, डॉक्टर है. ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देता हूँ नीचे आपको. मिस्टर, ये अब यहाँ पे आपके पास अमेरिकन है, और जदीद जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो कहती है कि आप मिस्टर ही लिखें, दैट्स इनफ. ठीक है जी. और डॉक्टर डॉट के साथ, और डॉक्टर सॉरी बगैर डॉट के साथ. ठीक है जी. तो ये आप दोनों हो सकते हैं आपके पास, लेकिन अमेरिकन्स जो हैं वहाँ पे डॉट ज़रूरी है. ठीक हो गया जी. So that is known as American. इसके बाद जो दूसरा हमारे, अच्छा एक चीज़ और का भी ख्याल रखिएगा कि whenever there is an abbreviation or something like this, जिसमें कोई आप कह लें कि डॉट है and that is occurring at the end of the sentence, तो वहाँ पे फिर आप डबल डॉट नहीं करेंगे कि एक तो ये आ गया था ना टू क्लोज अ सेंटेंस, और दूसरा ये आ गया, तो डबल डॉट नहीं करेंगे, सिंगल डॉट पे ही आप चलेंगे. ठीक हो गया जी. दूसरे नंबर पे वी हैव कोमा. अब हम कोमा की बात करेंगे. कोमा जो होता है ये सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि अब वहाँ पे तो जगह नहीं बची. तो कोमा जो है सबसे पहले दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स. लिस्ट जो होती है ना, लिस्ट, उसको हम लिस्टिंग कोमा भी कहते हैं ना. ठीक है जी. पहली बात यह है कि ये लिस्ट में यूज़ होगा. लिस्टिंग कोमा. ठीक है जी. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई estate goes to my husband, comma, son, comma, daughter-in-law, comma, and nephew. ठीक हो गया जी. इसके बाद दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो होता है इंटरचेंजेबल एडजेक्टिव्स. इंटरचेंजेबल एडजेक्टिव्स. इंटरचेंजेबल एडजेक्टिव्स में होता है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी जो तरतीब है वो एक ही रहती है. मतलब कहने का ये है कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में
वो एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते होते हैं। ठीक है जी, जैसे इफ़ आई से दैट he is a strong healthy man, और आई कैन से दैट he is a healthy strong man, तो इसमें कोमा आ सकता है। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे हमारे पास इसका यूज़ होता है जी फैन बॉयस प्रिसीडेड बाय कोमा, फैन बॉयस प्रिसीडेड बाय कोमा, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए होता है ना फैन बॉयज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सॉरी चौथा नंबर होगा इंट्रोड्यूसिंग अ सेंटेंस, इसमें कुछ एक्सप्रेशन आते हैं ना आपके पास, जैसे यस नो, यस कोमा, नो कोमा, वेल कोमा, और क्या हो सकता है जी इसमें, वाई कोमा, हेलो कोमा, ये सारे। इसके बाद फिर आगे पूरी क्लॉज चल रही होती है। नो आई डोंट वांट टू गो देयर, यस आई विल अकम्पनी यू। समझ रहे हैं जी बात को। तो ये आपके पास एक और यूसेज हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट यूज होता है इसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दो कॉमास में होती है, पेरेंथीसिस का काम करते हैं। ये याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास तीन तरह से डील होती है। नंबर 1 पेरेंथीसिस, नंबर 2 कॉमास, नंबर 3 एम डैश, डबल एम डैशेस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका ये तीसरा यूज़ था, ये चौथा यूज़ था, ये पांचवा यूज़ हो गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर तो आप किसी को डायरेक्टली, यानी कि यू यूज़ कॉमास टू सेट ऑफ द नेम और निक नेम और टर्म ऑफ एंडियरमेंट और अ टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड, डायरेक्टली एड्रेस्ड नेम जो है उसको सेपरेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट will you then do it for me। अब ये जो जैन है यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस किया, तो इसको आप कोमा से सेपरेट करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जनाब हमारे पास अगर तो कोई नेम जो है वो सीनियर और जूनियर के एब्रीविएशंस से फॉलो होता है, यानी कि नेम प्लस सीनियर और जूनियर, तो यहाँ पे कोमा आएगा इसके पीछे। ठीक है जी। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसकी एग्जांपल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये फुल स्टॉप आ गया इसका, ये यहाँ पे कोमा आएगा। गेटिंग माय पॉइंट जी। ये नेम, ये कोमा, ये जूनियर का। इसके बाद है जी हमारे पास मंथ फ्रॉम द ईयर, डेट में, डेट्स के अंदर जो कोमा आप यूज़ करते हैं, इसके भी हमारे पास 2-3 पैटर्न हो सकते हैं। जैसे
आप कहते हैं कि 9 मई 2023, या ये भी हो सकता है कि मई 9 2023। याद रखिएगा कि ईयर को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ होता है। मंथ और डे जो है ये सेम रहेंगे, बल्कि इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक करें। मई 9 होगा, मई 9 नहीं होगा, ऑर्डिनल नहीं बनेगा। ठीक है जी, मई 9। इसके बाद हमारे पास जनाब कोई अगर तो आप कह लें कि ये कितने हो गए हैं जी, 7 और ये 8। अब मुझे 1 मिनट देंगे, लेट मी चेंज द पेज। हाँ जी, ये पेज चेंज हो गया है। और 9th यूज़ है जी इसका कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, जब आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो प्लस डिपेंडेंट क्लॉज हो प्लस कोमा प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले आ जाएं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोमा से सेपरेट करेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं व्हेन आई रीच्ड देयर कोमा शी हैड लेफ्ट। ठीक है जी, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, ये डिपेंडेंट क्लॉज थी। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आएगी। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर आप यू कैन यूज़ अ कोमा टू एनक्लोज डिग्रीज और टाइटल्स यूज्ड विद नेम्स, टू enclose degrees or titles used with names. For example, if I say Mr. Zain, comma, MD, comma, is here, तो ये मिस्टर जैन इसका नेम था, ये इसका टाइटल था। इसको सेपरेट करने के लिए हमने कोमास यूज़ किए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका कोमे का 10वां इस्तेमाल था। इसके बाद जनाब हमारे पास आप व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट कोटेशन, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए, यानी कि नरेशन का आप लिखें यहाँ पे। नरेशन में जनरली हमारे पास ये होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच, कोमा, ये इन्वर्टेड कोमास, इसको कैपिटल करते हैं हम लोग, और ये फुल स्टॉप यहाँ पे। ठीक है जी, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आता है तो फिर ये कोमा अंदर आता है इन्वर्टेड कोमास के, यानी कि ये भी हो सकता है, ये कैपिटलाइजेशन, और ये कोमा यहाँ पे, और ये आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास आप कह लें कि नरेशन में डायरेक्ट कोटेशंस वगैरह को बयान करते हुए। इसके बाद अगर तो आपके पास हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ क्वेश्चन है। हाफ स्टेटमेंट, हाफ क्वेश्चन।
ये जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन भी होती है इसकी, ये कोमा यहीं पे ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से दैट यू कैन लीव कोमा कैंट यू, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आता है जी, ये भी ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, तो दैट वाज द 12th यूज़ ऑफ कोमा। इसके बाद है जी हमारे पास एड्रेसेस में, लार्ज नंबर्स में, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एड्रेस, तो इसमें आप लोग कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस नंबर, फिर कोमा, ऐसे ही होता है ना, हाउस नंबर 37 कोमा, स्ट्रीट नंबर 14 कोमा, ब्लॉक जी कोमा, और आगे आप लिखेंगे जी डिस्ट्रिक्ट कसूर कोमा कसूर पाकिस्तान। एंड में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है जी, तो एड्रेस के जो एलिमेंट्स होते हैं ये स्मॉलर टू बिगर जाते हैं और इनको कोमा से सेपरेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास लार्ज नंबर्स होते हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हम कुछ सर्टन वर्ड्स के बाद, जैसे हमारे पास ये एक अमाउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब इसमें ये होता है कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये 3 के बाद कोमा, फिर इसके बाद कोमा, फिर इसके बाद कोमा। ठीक है जी, तो ये स्टाइल होता है इसको सेपरेट करने के लिए नंबर्स को। आफ्टर दैट वी हैव सैल्यूटेशंस, वो जो लेटर में आप लोग लिखते हैं माय डियर अंकल, माय डियर फादर। ठीक है जी, तो आप आगे इसके लिखते हैं कोमा ही आगे लगाते हैं ना इसके। और क्लोजिंग एक्सप्रेशंस, योर योर्स लविंगली वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास आप कह लें कि कोमा का यूज़ होगा क्लोजिंग एक्सप्रेशंस में भी, यानी कि योर्स लविंगली कोमा एक्स डॉट वाई डॉट जी। ठीक है जी, नाउन इन अपोजिशंस के लिए भी कोमा या फ्रेज इन अपोजिशंस, नाउन इन अपोजिशन जो है ये नॉन इसेंशियली होता है बेसिकली, इसको भी आप कोमा से डील करते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा क्या हो सकता है जी, हमारे पास ये ऑलमोस्ट आ गए हैं यूज़। इसमें सेंटेंस एडवर्ब ऐड कर लें अगर, तो एडवर्ब्स जो हैं इफ़ दे आर मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस, सेंटेंस एडवर्ब्स, जैसे आई से दैट, मोर ओवर, हाउ एवर। ठीक है जी, हाउ एवर he will support us, तो however comma he will support us। ठीक है जी, और indeed it was a lucky day, तो indeed
कोमा इट वाज अ लकी डे। ये ऑलमोस्ट यूज हैं जी कोमा के। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या था जी, तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क था। हम लोग बात करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क था या क्वेश्चन मार्क था? एक्सक्लेमेशन मार्क है जी तीसरे नंबर पे। अच्छा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना, ये सिंपली टू शो योर ट्रू फीलिंग्स, टू शो योर ट्रू फीलिंग्स। आप कह लें कि ये खुशी की भी हो सकती हैं और विशेस हो सकती हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है जी, और विशेस को एक्सप्रेस करेगा। इसका एक मार्क भी होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं हुर्रा, अफसोस के लिए अलास, कुछ गलत कर लिया तो गोश। ठीक है जी, किसी चीज़ की कंसेंट है तो ब्रेवो। ठीक है जी, तो इसी तरह से कोई विश है, लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन। समझ रहे हैं जी? तो इन सब के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। दैट इज़ द यूसेज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें हमारे पास आप कह लें कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के बाद ऑब्वियसली आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चौथा आज का जो है वो है क्वेश्चन मार्क। मुझे चेंज करने देंगे जी पेज। ये पेज हमारा नीचे नया आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है जी, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर तो हाफ स्टेटमेंट है और हाफ क्वेश्चन है, हाफ स्टेटमेंट प्लस कोमा प्लस हाफ क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी हमने कहा था कि क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके लिए भी हमने कहा क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसके लिए भी क्वेश्चन, हाफ स्टेटमेंट प्लस कोमा प्लस हाफ क्वेश्चन है तो उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क आएगा। याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं आता। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें इन्वर्जन हुई है। लेकिन इफ आई से दैट शी आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, तो व्हाट आई वाज डूइंग में अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। यानी कि आप यहाँ पे लिख लें नीचे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस प्लस फुल स्टॉप। ठीक है जी, और जाहिर बात है फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन वही होगा ना जो ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं या क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी,
तो ये हमारे पास आप कह लें कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ है। इसके बाद हमारे पास है जी सेमी कॉलन का यूज़। और सेमी कॉलन जो है ये आप कह लें कि पास के लिए यूज़ होता है। और इसका जो पास होता है वो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सेमी कॉलन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, बड़ा सिंपल सा ये इसका यूज़ होता है। समझ रहे हैं जी बात को? यानी कि ये सिंपली आप कह लें कि यहाँ पे फुल स्टॉप को रिप्लेस करता है। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द गैप ऑफ द टू सेंटेंसेस तो आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। इसके अलावा ये दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो होता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो है ना, ये बेसिकली तो एडवर्ब्स ही होते हैं। ये जो आप लोग हाउ एवर, मोर ओवर, लेकिन जब ये दो क्लॉजेस को मिलाते हैं, जनरली तो ये कोमा से सेपरेट होते हैं ना, ठीक हो गया जी। देयरफॉर हो सकता है इसमें, फॉर इंस्टेंस हो सकता है, और जनरली तो दे आर सेपरेटेड बाय कोमास अगर एक क्लॉज के अंदर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर यहाँ पे ये सेमी कॉलन लेते हैं, सेमी कॉलन और यहाँ पे कोमा। ठीक हो गया जी। दूसरा इसका यूसेज क्या हो गया? कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तीसरा इसका यूसेज होता है जी यूनिट्स ऑफ सीरीज़, यानी कि सीरीज़ की आइटम्स को तो सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे कोमा, लेकिन अगर हमारे पास यूनिट्स ऑफ सीरीज़ हैं, यानी कि मुख्तलिफ लिस्ट विद इन द लिस्ट है, ठीक है जी, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हम वो जो एक लिस्ट है उसको दूसरी लिस्ट से सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से दैट इस्तांबुल, टर्की, सेमी कॉलन, दिल्ली, इंडिया, सेमी कॉलन, कराची, पाकिस्तान। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आप कह लें कि बड़े यूनिट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी यूँ भी हो सकती है कि लिस्ट विद इन द लिस्ट का ये भी एक हो सकता है। इफ़ आई से दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस दिस एंड दिस, दिस दिस एंड दिस, यानी कि पहली तीन चीज़ों की लिस्ट अलग थी, वो मीट की लिस्ट थी, दूसरी तीन की जो है वो बेकरी की लिस्ट है, तीसरी तीन की वेजिटेबल्स की लिस्ट होगी। तो उन तीनों लिस्टों में तो कोमास लगाएंगे, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए हम वहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ सीरीज़। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, एक हमारे पास और यूज होता है इसका, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सेमी कॉलन प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये भी हमारे पास एक यूज़ हो सकता है। समझ रहे हैं जी? ये भी सेमी कॉलन का यूज़ होता है। ये तब होता है व्हेन वन ऑफ दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑलरेडी कंटेन्स अ कोमा। तो फिर इस कोमा को कहीं ऐसा ना हो कि वो कोमा इस कोमा के साथ मिलके
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बना दे, नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन बना दे, और हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि कंसेप्ट बिगड़ जाए, उससे बचने के लिए हम आप कह लें कि यहाँ पे फिर सेमी कॉलन कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास कॉलन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉलन। ये जो कॉलन होता है ना जी, ये सिंपली आप कह लें कि दैट इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट। नंबर वन, introduces a list. जैसे if I say that the main points are as follows, तो यहाँ पे अब आप वो मतलब एक पूरी लिस्ट दे देंगे। ठीक हो गया जी। और इसका दूसरा जो यूज़ होता है ये होता है यूज़ बिफोर अ कोटेशन और सेइंग। यूज़ बिफोर अ कोटेशन और सेइंग। दूसरा यूज़ क्या है जी? यूज़ बिफोर अ कोटेशन और सेइंग। फॉर एग्जांपल, मार्क ट्वेन सेड इट बेस्ट, व्हेन इन डाउट टेल द ट्रूथ। मार्क ट्वेन सेड इट बेस्ट, यहाँ पे अब ये आएगा। ठीक है जी। व्हेन इन डाउट, इन्वर्टेड कॉमास, व्हेन इन डाउट कोमा टेल द ट्रूथ। और ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ये फुल स्टॉप। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक वे हो सकता है इसका। पहला क्या था? इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट। नंबर टू, बिफोर अ कोटेशन और अ सेइंग। और तीसरे नंबर पे ये येट की मीनिंग में, यानी कि हम लोग कहते हैं कि कंट्रास्ट के सेंस में भी ये आता है, यूज़ होता है। ठीक है जी। व्हेन टू सेंटेंसेस आर ऑफ कंट्रास्ट, या ये ना आप उर्दू में वो जो वर्ड यूज़ करते हैं ना इसके बावजूद, और इंग्लिश में आप लोग वो यूज़ करते हैं येट, इस सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट he is a politician, he is a politician yet he is honest, तो यहाँ पे आप कॉलन लगा दें, he is honest। ठीक हो गया जी। तो ये इसके बावजूद की सेंस में यूज़ हुआ है, यानी कि वो एक सियासतदान है, इसके बावजूद सच्चा है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास कितने यूज़ हो गए जी इसके? नंबर वन हमने कहा कि इट, अगर तो कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी है उसके लिए। दूसरे नंबर पे बिफोर अ कोटेशन और अ सेइंग। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि टू सेंटेंसेस ऑफ कंट्रास्ट। ठीक हो गया जी। और चौथे नंबर पे हमने एक ऊपर पढ़ा था, याद होगा, यूनिट्स ऑफ सीरीज़, कोमे में हमने पढ़ा था, वहाँ से आप लोग इसको दोबारा देखेंगे। यूनिट्स ऑफ सीरीज़। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 इसके यूसेज हैं कॉलन के। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट है हमारे पास एपोस्ट्रॉफी एंड लेट मी चेंज द पेज फर्स्ट, फिर आगे चलूँगा जी। एपोस्ट्रॉफी और कोटेशन मार्क्स रह गए हैं जी। इसमें पहले हम एपोस्ट्रॉफी की ही बात करते हैं। एपोस्ट्रॉफी जो है ना जी, ये दैट शोज पोजेशन। जैसे हम लोग कहते हैं कि अलीज कार, आयशाज ड्रेस, लिविंग की पोजेशन के लिए यूज़ होती है। पहला यूज़ क्या है? टू शो द पोजेशन ऑफ लिविंग। इसके अलावा हमारे पास एपोस्ट्रोफी जो है दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस के लिए आप लोग यूज करते हैं ना, आई वुड, आई हैड के लिए। आइल, आई विल और आई शैल के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आप कह लें कि दूसरा यूज़ क्या है जी? कॉन्ट्रैक्शंस। तीसरे नंबर पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम के लिए। एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, दिस मंथ्स प्रोग्रेस, मंथ्स प्रोग्रेस, years प्रोग्रेस। ठीक है जी। दिस वीक्स मैगजीन, ये हमारे पास इसका आप कह लें कि एक और यूसेज होगा। नंबर 1 हमने कहा कि पोजेशन ऑफ लिविंग, नंबर 2 हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्शंस, नंबर 3 हमने कहा कि एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, नंबर चार जो है हम ये एक्सप्रेशंस ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट के एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बोट्स क्रू, कार्स इंजन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी होगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लिविंग की बात कर रहा हूँ, अगर तो नाउन्स एंडिंग एट एस आ जाएं और सिंगुलर हों तो वो दोनों तरह से डील हो सकते हैं। जैसे चिप्स है, तो ये सिर्फ एपोस्ट्रॉफी से भी डील हो सकता है और एपोस्ट्रॉफी एस से भी डील हो सकता है। नाउन्स एंडिंग एट एस सिंगुलर, अगर प्लूरल हों तो उसमें जस्ट एपोस्ट्रॉफी आएगी। जैसे गर्ल्स है, बॉयज़ है, यहाँ पे अब गर्ल्स और बॉयज़ नहीं हो सकता, ओनली एपोस्ट्रॉफी। ठीक हो गया जी। इसके बाद लास्ट हमारा एक्सप्रेशन है जी कोटेशन मार्क। कोटेशन, अच्छा एक तो बड़ा सिंपली जब हम कोटेशन मार्क की बात करते हैं तो कोटेशन मार्क जो है ऑब्वियसली टू इंक्लूड द डायरेक्ट कोटेशंस। ठीक है जी। हम लोग जो है कोटेशंस को आप कह लें कि
लिखने के लिए कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी ट्रू जैसे एक कोटेशन है, या इसी तरह से आपके पास कोई और कोटेशन आ जाती है, व्हेन विल यू बी हियर, ही आस्क्ड, वो जो आप डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जिसको आप कहते हैं, उसके लिए भी। ठीक है जी, यानी कि सिंपली इट इज़ यूज्ड फॉर द डायरेक्ट कोटेशंस। किसके लिए यूज़ होता है जी? डायरेक्ट। इसके बाद अगर आप टाइटल्स ऑफ मैगजीन्स, बुक्स, प्लेज, फिल्म्स, सॉन्ग्स, ठीक है जी, मूवीज़ एट्सेट्रा, इसको लिखने के लिए दो स्टाइल यूज़ किए जाते हैं। नंबर एक तो कोटेशन मार्क्स ही होते हैं, नंबर टू समटाइम इटैलिक्स भी इसको कर दिया जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है या फुल स्टॉप होता है, ये हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। यानी कि ये डायरेक्ट कोटेशन है सपोज, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे आएगा, तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है जी? कोटेशन मार्क जो है वो कोई टेक्निकल टर्म्स जो हैं, मतलब अनयूजुअल वे में कोई टर्म्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। टेक्निकल अनयूजुअल टर्म्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल आप कह लें कि यूज़ ऑफ द कोटेशन मार्क्स है। नंबर वन फॉर डायरेक्ट कोटेशंस, नंबर टू टाइटल्स ऑफ मैगज़ीन को राइटिंग के अंदर जब आप सेपरेट करेंगे कोटेशन मार्क लगाएंगे। नंबर थ्री हमने कहा कि जनरली फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये कोटेशन मार्क के अंदर आएंगे। नंबर फोर हमने कहा कि टेक्निकल और अनयूजुअल टर्म्स जो होती हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी आप लोग किसी भी राइटिंग के अंदर या किसी सेंटेंस के अंदर उसके लिए भी आप उसको सेपरेट करेंगे। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, कोटेशन विद इन कोटेशन आ जाए तो उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमास होते हैं। कोटेशन, एक और चीज़ लिख लें, विद इन कोटेशन ये सिंगल इन्वर्टेड कोमास होते हैं। सपोज आपके पास ये एक कोटेशन है, ये डबल इन्वर्टेड कोमास आ गए, ठीक है, इसके अंदर एक और कोटेशन आ गई, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास से, ठीक हो गया जी। तो ये भी इसका एक यूज़ हो सकता है। लें जी, ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, ग्रामर एंड कंपोजिशन, which is introduced by the Punjab Textbook Board about punctuation. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करें, उसमें पूछें। ठीक है जी, ये ज़रा बड़ा ब्रीफ सा मैंने बनाया है इसमें, क्योंकि इसकी पंक्चुएशन का आप कह लें कि जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो मेरी पंक्चुएशन की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें हैं पड़े। वहाँ पे एक एक जो पंक्चुएशन मार्क है उस पर एक एक लेक्चर है और वो बड़े डिटेल्ड है, तो उसको आप वहाँ से अगर किसी पंक्चुएशन मार्क में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। लेनी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्निंग इंग्लिश विद कैर। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।